लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कल्पेबल होमिसाइड। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड लिटिल बिट ट्रिकी भी है। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा एंड इट विल कवर ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल योर डिफिकल्टीज इन दिस सेक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो एज आई सेड आज हम बात करने जा रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड की। अभी कल्पेबल होमिसाइड जो है वो सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी के अंडर दिया गया है। अभी कल्पेबल होमिसाइड क्या है, व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड? तो जो होमिसाइड वर्ड है इसका वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है विच इज होमो प्लस साइड। तो दो लैटिन वर्ड्स होमो एंड साइड से होमोसाइड के डिराइव किया गया है। तो होमो का क्या मीनिंग है? ह्यूमन, एंड साइड का क्या मीनिंग है? एक्ट ऑफ किलिंग। तो होमोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो होमोसाइड मीन्स का क्या, तो होमोसाइड जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है? किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर होमिसाइड की बात की जाए ना तो होमिसाइड बेसिकली दो तरह का होता है, लॉफुल एंड अनलॉफुल। अभी जो लॉफुल होमिसाइड होता है वो वाले होमिसाइड होता है जिसे एक पर्सन जस्टिफाई कर सकता है कि मीन्स अगर किसी पर्सन ने किसी ह्यूमन बीइंग को मारा है, उसकी डेथ कॉज की है, तो अगर तो वो सब चीज़ों को जस्टिफाई किया जा सके तो वो जो होमिसाइड है दैट वुड बी लॉफुल। लॉफुल होमिसाइड जो है वो आईपीसी के चैप्टर 4 के अंदर दिए गए हैं फ्रॉम सेक्शन 76 टू 106 के अंदर। एंड द अदर वन इज अनलॉफुल होमिसाइड। अभी अनलॉफुल होमिसाइड वो वाले होमिसाइड होते हैं जिन्हें एक पर्सन जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ये सारे जो होमिसाइड हैं वो सेक्शन 299 300 सेक्शन 299 300 के अंदर दिए गए हैं। तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, सुसाइड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब अनलॉफुल होमिसाइड में आती हैं। आईपीसी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से आती है सेक्शन 300 विच इज मर्डर। तो मर्डर को समझने के लिए कल्पेबल होमिसाइड को समझना, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके बेसिक को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका जो मर्डर का जो बेसिक है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आज हम कल्पेबल होमिसाइड को समझते हैं, इसके बेसिक को समझते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सो दैट कि जो सेक्शन 300 है मर्डर है उसे हम समझने में जो है वो डिफिकल्टी ना आए। बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा, तभी हम सेक्शन 300 को इजीली कवर कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन की तरफ। तो अभी डेफिनेशन क्या कहती है? दैट whoever causes death of any person by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injuries is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। तो अभी अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन से हमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगे, प्लस हमें पूरी डेफिनेशन समझ में लग जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ देखें, अगर हम इसे इस डेफिनेशन को तोड़ के देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कहता है? दैट whoever causes death। तो फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है और फर्स्ट जो अगर हम तोड़े तो मीन्स कि इसमें फर्स्ट हमें क्या क्लियर होना है? दैट whoever causes death। तो इसमें क्या होना चाहिए? कोई भी पर्सन ने किसी और पर्सन की जो डेथ है वो कॉज की होनी चाहिए। तो अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज करता है बाय डूइंग एन एक्ट, देन सेकंड वी हैव दैट बाय डूइंग एन एक्ट। तो अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है, अभी ये जो फर्स्ट था डेथ कॉज करना, इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई चाइल्ड अपनी मदर की वॉर्म में है तो उसमें तो वो जो अगर उसकी कोई डेथ कॉज करता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ऑफेंस नहीं माना जाता। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज करे, सेकेंडली बाय डूइंग एन एक्ट, कोई भी एक्ट करके, एक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी को आप डुबो के मार रहे हो, किसी को खंजर मार रहे हो, किसी को गोली मारी है, किसी को पॉइजन दे के मारा है, anything by doing an act। Now one more thing, that act includes omission also। अभी एक्ट में ये नहीं है कि सिर्फ एक्ट किया है, कुछ करना ही नहीं, अगर आपको कुछ करना था, आपकी ऑब्लिगेशन बनती थी कुछ करने की, और अगर आपने वो चीज़ नहीं की है तो omission भी इंक्लूड होती है एक्ट में। तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन की डेथ कॉज कर रहा है बाय डूइंग एन एक्ट और बाय डूइंग एन एक्ट या फिर कोई ओमिशन करके, मीन्स अगर आपको किसी को, अगर कोई जेलर है, ठीक है, उसने अपने कैदियों को खाना देना है, उसकी ऑब्लिगेशन है, बट जानबूझ के वो उसे खाना नहीं देता है ताकि वो बंदा जो है वो मर जाए, तो दैट वुड आल्सो इंक्लूड्स अंडर दिस। तो बाय डूइंग एन एक्ट और बाय डूइंग एन इलीगल ओमिशन। थर्ड, अभी ये तो हो गया। अभी एक्ट तो हमने देख लिया कि एक्ट है, अब किस तरह का एक्ट है, एक्ट क्या है, ठीक है, किस इंटेंशन। तो फर्स्ट वी हैव विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो फर्स्ट वी हैव इज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, कि मतलब अगर
कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मारना चाह रहा है तो उसकी जो कोई भी एक्ट करेंगे तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए तो किसी और की डेथ कॉज करने की। फॉर एग्जाम्पल अभी एक पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बी के ऊपर वार किया किसी स्टिक से, ठीक है, और उससे उसकी मौत हो गई क्योंकि उसने सर पे वार किया था। तो यहाँ पे अगर तो ए अपनी पूरी इंटेंशन के साथ, ए ने वार ही इस इंटेंशन के साथ किया था कि जो बी है उसकी डेथ कॉज हो जाए, तो वो ए ने क्या किया है, ए ने कमिट किया है ऑफेंस अंडर कल्पेबल होमिसाइड। Now second point we have with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। तो अगर कोई भी पर्सन किसी और पर्सन को कोई भी बॉडीली इंजरी देता है इस इंटेंशन के साथ कि वो जो सामने वाला बंदा है उसकी डेथ कॉज हो जाए, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस जो है उसके अंदर ही आएगा। मीन्स कि मान लो कि ए जो है, ठीक है, उसको कोई डिसऑर्डर है, उसे कोई डिसीज है जिसके अंदर वो लेबर कर रहा है, ठीक है, तो ए इज लिविंग अंडर सम डिसीज, उसे कोई बीमारी है और बी को इस बीमारी का पता है, ठीक है। अब बी को पता है कि अगर उसे नॉर्मल में भी एक ब्लो लगेगा तो जो ए है उसकी मौत हो जाएगी, हाँ अगर ऑर्डिनरी कोर्स में चाहे वो ना हो, लेकिन अभी ए को बीमारी है, ए बीमार है, तो इस वजह से अगर बी उसे मारेगा तो ए की डेथ कॉज हो सकती है। तो इस इंटेंशन के साथ बी ने अगर बॉडीली इंजरी कॉज की है कि ए जो है उसकी डेथ कॉज हो जाए, ए जो है वो मर जाए, तो फिर उस बी ने कमिट किया है कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई भी पर्सन इस चीज का फायदा उठा के उसे कोई ऐसी बॉडीली इंजरी ना दे सके जिससे डेथ अल्टीमेटली कॉज हो। तो अगर कोई इंटेंशन के साथ किसी को बॉडी इंजरी दे रहा है ताकि सामने वाले पर्सन की मौत हो जाए, तो उस केस में वो पर्सन ने भी कल्पेबल होमिसाइड किया है। तो फर्स्ट वी हैड कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अगर कोई डायरेक्टली कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उस बंदे की मौत हो जाए इस इंटेंशन के साथ कि उसकी मौत हो जाए, तो वो आएगा कल्पेबल होमिसाइड। सेकंड, अगर कोई ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाता है किसी दूसरे पर्सन को इस इंटेंशन के साथ कि जो सामने वाला बंदा है उसकी मौत हो जाए, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन के अंडर आता है। देन थर्ड वी हैव द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटेंशन नहीं होती है लेकिन नॉलेज होती है कि अगर आप ये काम करने जा रहे हो, आपको पता है कि अगर ये चीज़ आप करोगे तो इससे जो सामने वाला बंदा है उसकी डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन उस नॉलेज के साथ अगर वो चीज़ आप कर रहे हो तो फिर वो ऑफेंस भी, वो भी जो एक्ट होता है वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। अब मान लो कि ए बी सी एंड डी, इन चारों के आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है। अभी ए बी और सी ने, इन तीनों ने मिलकर डी पे अटैक कर दिया विद लाठी। अभी यहाँ पे उनको, हालांकि ए बी और सी इन तीनों की कोई इंटेंशन नहीं थी डी को मारने की, लेकिन उन्हें नॉलेज थी कि अगर वो इतनी ज़्यादा पिटाई करेंगे डी की, इतना ज़्यादा उसे मारेंगे तो डी की जो डेथ है वो कॉज हो सकती है। तो अगर इस नॉलेज के साथ वो एक्ट कर रहे हैं और किसी बंदे को इतना मार रहे हैं कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, तो फिर वो क्या आएगा, वो भी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ऑफेंस मानते हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अगर कोई ऐसा एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ करता है कि सामने वाले बंदे की मौत हो जाए, तो उस केस में कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। सेकेंडली, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, अगर कोई भी पर्सन इस इंटेंशन के साथ सामने वाले बंदे को कोई बॉडीली इंजरी पहुंचाता है ताकि उसकी डेथ कॉज हो जाए, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आता है। इसका एक और पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे इट सेज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है, हालांकि उसे मारने की इंटेंशन ना हो, लेकिन कोई ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाने की इंटेंशन है जिससे उस बंदे की डेथ कॉज हो जाए, दैट इज इनफ। थर्ड वी हैव विद द नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है, नॉलेज है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं होती लेकिन नॉलेज होती है। आपको पता होता है कि आप जो भी एक्ट कर रहे हो, इस एक्ट से किसी पर्सन की जो डेथ है वो कॉज हो सकती है। फिर इसी सेक्शन के अंदर 3 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई बॉडीली इंजरी कॉज करता है या अदर पर्सन इज लिविंग अंडर सम डिसऑर्डर, तो उसके बाद फिर कोई जो बॉडी इंजरी कॉज करता है और उस बॉडी इंजरी के कारण उसकी जो डेथ है वो एक्सेलरेट हो जाती है, तो उस केस में यही माना जाएगा कि उस पर्सन ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया है। देन सेकंड वी हैव कि कोई भी पर्सन कोई भी बॉडीली इंजरी कॉज करता है, अगर उसकी बॉडीली इंजरी की वजह से सामने वाले पर्सन की मौत हो जाती है, तो उस पर्सन ने यही माना जाएगा कि जो उस पर्सन है उसने कल्पेबल होमिसाइड का कमिट किया है ऑफेंस।
हाउएवर ये अलग बात है कि चाहे उसे प्रॉपर इलाज मिल जाता, स्किलफुल ट्रीटमेंट मिल जाती, तो शायद उसकी जो मौत थी वो रुक सकती थी, वो ना मरता। लेकिन अगर उसकी बॉडीली इंजरी की वजह से डेथ कॉज हुई है तो उस केस में यही माना जाएगा कि उस पर्सन ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए ने बी को एक स्टिक से बीट किया, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब हालांकि अगर बी को टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाती तो शायद बी बच जाता, लेकिन अगर उसकी डेथ कॉज हो गई है ए के मारने की वजह से, तो यही माना जाएगा कि ए ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। थर्ड, अगर कोई भी बच्चा अपनी माँ की मॉम में है और माँ के कोख में अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसे कोई मतलब डेथ कॉज कर दी जाती है, तो वो होमिसाइड के अंदर नहीं आता। बट अगर वो लिविंग चाइल्ड है या फिर उसका कोई भी पार्ट है वो ब्रॉड फॉर्थ हो चुका है, तो फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि जो बच्चा था वो पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था। उस केस में इट वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। बट अदरवाइज अगर मदर की वॉर्म में किसी बच्चे को मारा जाता है तो दैट वुड नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। थैंक यू गाइस।